So hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see the earthquake. So types of earthquake, major earthquakes and world distribution of earthquake, and we are going to also see some examples of earthquake. So let us begin. Let us first say the introduction. So अर्थक्वेक क्या होता है? एक आम भाषा में अगर हम देखें, अर्थ मीन्स पृथ्वी, क्वेक मीन्स शेकिंग। तो जब हमारी जो अर्थ है शेक करती है उसको ही एक तरह से हम अर्थक्वेक कहेंगे। अर्थ का कोई भी पोर्शन आप कह सकते हैं, पूरी की पूरी धरती में तो एक बार अर्थक्वेक नहीं आता है एकदम से ही, लेकिन जो अर्थ का जो पोर्शन है, कई बार कुछ पोर्शन है वो जब शेक करता है, राइट, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं आम भाषा में। और आप देखते हैं कि अर्थक्वेक का जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, जिस तरह से आप इमेज में भी देखते हैं, तो इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, राइट। सो अर्थक्वेक एक तरह का मोशन होता है ऑफ ग्राउंड सरफेस रेंजिंग फ्रॉम फाइन ट्रेमोर, यानी कि छोटा सा हल्का सा शेक भी हो सकता है और काफ़ी डिवास्टेटिंग, काफ़ी ह्यूज लेवल पे जो है अर्थ की शेकिंग हो सकती है, जिसमें कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों का ही लॉस होता है। इजंट इट एवरीवन? सो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक मीन्स shaking of ground surface, which can goes from fine tremor to wild motion, and which can cause fracturing of grounds, shaking of buildings, loss of human and environment both। उसको हम जो है अर्थक्वेक कहते हैं, यानी कि भूकंप कहते हैं। सो जो भूकंप है हमारा अर्थक्वेक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे, जो कि अगेन रिक्टर जो हमारे एफ रिक्टर है 1935 में, इन्होंने ही इसको रिक्टर स्केल को मतलब इन्वेंट किया था। इंटेंसिटी जो है वो मेजर की जाती है मर्कली स्केल पे, और जो इसका जो रेंज रहता है रिक्टर स्केल में 0 to 9। अगर आप देखोगे भी तो जब हम इंडिया को जो है वो डिज़ास्टर जो जोन होते हैं हमारे, उसमें जब हम उसको डिवाइड करते हैं अर्थक्वेक जोन में, तो मेनली हम इसी रेंज में उसको मतलब देखते हैं, राइट। तो नाउ कमिंग टू, जब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि दिल्ली में एनसीआर में भूकंप आ गया भाई, एंड हम बोलते हैं कि इसका फोकस पॉइंट वहाँ पे था, दिल्ली एनसीआर की उस वाले जो है नॉर्थ साउथ पोर्शन में था, राइट। तो जो फोकस होता है, फोकस मीन्स जहाँ पे अर्थ के अंदर पहली बार जहाँ से जो भूकंप है, जो पॉइंट है, मेन पॉइंट जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसको हम कहेंगे फोकस। जैसे आपको यहाँ पे भी देख रहे हैं, अर्थक्वेक अगर यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है अर्थ के अंदर से ही, फोकस हमेशा अर्थ के अंदर होगा, राइट। सो उसको हम फोकस कहेंगे जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है हमारा क्या, यहाँ पे देखिए, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है हमारा अर्थक्वेक, तो उसको फोकस पॉइंट कहेंगे। और उसी फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल, जो अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होगा ऊपर, उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, उसको क्या कहेंगे, एपी सेंटर, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन में। तो फोकस क्या हुआ, अर्थ के अंदर जहाँ पे जो है सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक, जो है वो पॉइंट जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको फोकस कहेंगे, और ये हमेशा अर्थ के अंदर ही होगा। और फोकस की बिल्कुल परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस पे, जहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस होगा, अर्थ सरफेस में मैं कह रही हूँ, जहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस होगा अर्थक्वेक, उसको एपिसेंटर कहेंगे। जहाँ से ओरिजिनेट होगा उसको फोकस कहेंगे, है ना जी। नाउ कमिंग टू वेव्स। अब जो अर्थक्वेक जो वेव्स होती हैं, जो ट्रैवल करती हैं, उनको सिस्मिक वेव्स कहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट जो इन वेव्स को मेजर करता है उसको सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर कहा जाता है। और जब हम इन सेस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं, राइट, जिस सब्जेक्ट के साथ स्टडी करते हैं उसको सेस्मोलॉजी कहते हैं। यानी कि जब हम अर्थ के जैसे हम प्लेसेस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन आवर सरफेस स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि ज्योग्राफी की स्टडी है। जब हम बोलते हैं कि हम जो है वो अर्थ के अंदर क्या है, राइट, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको जियोलॉजी कहते हैं। पावर एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का स्टडी हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम सिस्मिक वेव की स्टडी करेंगे तो उसको सेस्मोलॉजी कहते हैं, राइट। होप कि यू गॉट इट। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि फोकस और एपिसेंटर में काफ़ी जो है वो रहता है,
मतलब कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। सो जो फोकस है वो अर्थ के अंदर रहता है, पॉइंट जहाँ से ओरिजिनेट होता है, और एपिसेंटर वो सरफेस पे जहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस करता है क्या, अर्थक्वेक सरफेस पे, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा फोकस के। नाउ कमिंग टू कॉज ऑफ अर्थक्वेक, की कारण क्या है अर्थक्वेक की, क्यों अर्थक्वेक आते हैं, राइट। अब आपको भी लगेगा आज पता। सो जो अर्थक्वेक है वो या तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आ सकते हैं, कहीं वोल्केनो जो है इरप्ट हो गया तो उसकी वजह से, जैसे 2011 जावा एंड सुमात्रा, आई थिंक इट्स 2011 में वहाँ सुनामी आई थी। तो सुनामी आई थी वहाँ पे, और वोल्केनो इरप्शन भी हुआ था, अर्थक्वेक के भी मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था आई थिंक, तो उसकी वजह से सुनामी हुई थी जाओ में। आप देख लीजिएगा क्या है, मतलब मुझे ऐसा कुछ याद है कि आया था सुनामी वहाँ पे जावा सुमात्रा में, अर्थक्वेक की वजह से आई थी शायद। नाउ कमिंग टू वोल्केनिक इरप्शन, तो ये भी एग्जांपल है, वोल्केनिक इरप्शन भी होते रहते हैं वहाँ पे जावा एंड सुमात्रा, इसका एग्जांपल है। तो इसकी वजह से भी मतलब अर्थक्वेक होते हैं। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग 1967 जो कोयना जो महाराष्ट्र में जो अर्थक्वेक हुआ था, फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से वो हुआ था। और इसका साथ ही साथ एक हाइड्रोस्ट्रेटिक भी मतलब एग्जाम्पल है ये, कि वाटर जो वहाँ पे कोयना डैम था रिजर्वेयर, उसकी वजह से भी वहाँ पे जो है वो अर्थक्वेक आया था। तो दो रीज़न हो सकते हैं, तो फोल्डिंग और फॉल्टिंग में किस तरह का रीज़न होगा, राइट। तो उसमें क्या रहता है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग में, कि जब जो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, तो जब कोई जो आपका जो अर्थ क्रस्ट है वो आपस में टकराते हैं दो, और फिर जो बीच वाला पोर्शन है ऊपर उठता है तो फोल्डिंग होती है, या फिर दूर चल जाता है तो फॉल्टिंग। तो उस तरह से ये एग्जांपल है इसका, कोयना इन महाराष्ट्र में, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एक एग्जांपल हो गया, वोल्केनिक इरप्शन दूसरा, और तीसरा जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर मैन मेड इंड्यूस्ड रिजर्वेयर जो है अर्थक्वेक भी इसको कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है कि जब हम ऑयल को पंप करते हैं अर्थ सरफेस पे या माइनिंग करते हैं, तो उसकी वजह से अर्थ में जो शेकिंग होती है तो उसकी वजह से भी होता है। जैसे ग्रीस एक एग्जांपल है अर्थक्वेक का, ग्रीस में हुआ था 1931 में, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। प्लेट टेक्टोनिक ये बहुत ही मेजर कॉज है अर्थक्वेक का, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से फिर जो शेकिंग होती है, जो वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं, तो उसकी वजह से भी फिर अर्थक्वेक जो है वो आते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल है प्लेट टेक्टोनिक में, लाइक मिड अटलांटिक रिज है हमारा, मिड इंडियन ओशन रिज है, ईस्ट पैसिफिक राइज है, जहाँ पे कि जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मानी प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, राइट, तो वहाँ पे जो है वो क्या नाम कहते हैं, वेव्स जनरेट होती हैं, तो अर्थक्वेक आता है। और यहाँ पे मॉडरेट अर्थक्वेक आता है इस केस में। लेकिन सरकम पैसिफिक बेल्ट में क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, लाइक दिस, राइट। तो जब जो प्लेट्स हैं एक दूसरे की तरफ आएंगी, और आपको पता है जब कोई भी चीज़ एक दूसरे की तरफ आएंगी तो दोनों ज़ोर से टकराएंगी आपस में, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होगी और डिज़ास्ट्रस अर्थक्वेक आएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है वहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंस, और जो बाकी जो हमारी मिड अटलांटिक रिज है, मिड इंडियन ओशन रिज है, ईस्ट पैसिफिक राइज है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट जो है, जो आपके जो डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट है, ये मेन रोल प्ले कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे भी मॉडरेट लेवल के अर्थक्वेक जो है उत्पन्न हो रहे हैं, राइट। तो ये चार जो है मेन कॉज है अर्थक्वेक के। और इसी में फोल्डिंग और फॉल्टिंग में मैं आपको बताऊं, एक इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी है जो RF रेड्डी ने जो है दी है 1926 या समथिंग, ये आप डेट देख लीजिएगा क्या है, लेकिन इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी करके है एक थ्योरी जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड जो है वो दी है, जिसमें ये बताया गया है कि फॉल्टिंग की वजह से जो है वो अर्थक्वेक जो है मतलब उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको लग गया पता, कॉज ऑफ अर्थक्वेक। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है मेजरली। तो अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया अभी सर्कम पैसिफिक बेल्ट, तो ये वर्ल्ड का 65% वर्ल्ड का अर्थक्वेक यहाँ पे जो है, जो रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है वो होता है।
यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं। आइडियल कंडीशन यहाँ पे क्या है अर्थक्वेक के लिए, एक तो कॉन्टिनेंट और ओशन, ये आप देखिए कॉन्टिनेंट, ये ओशन है, इनकी जो प्लेट्स हैं आपस में टकराती हैं, उसके लिए जंक्शन पॉइंट्स हैं। देखिए आप पूरे कॉन्टिनेंट है, ओशन है, कॉन्टिनेंट है, ओशन है, कॉन्टिनेंट है, ओशन है, तो आपस में टकराते रहेंगे और अर्थक्वेक उत्पन्न होते रहेंगे, है ना। यंग फोल्डेड माउंटेन्स है यहाँ पे। जोन ऑफ एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सबडक्शन जोन है यहाँ पे, राइट। डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो उस वजह से भी जो है यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। नाउ कमिंग टू मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है इसको मेडिटेरियन, अल्पाइन, हिमालयन बेल्ट भी कहते हैं, ये वाली जो बेल्ट है आपकी, राइट। तो यहाँ पे भी अर्थक्वेक उत्पन्न होती है। आपको पता है यंग फोल्डेड माउंटेन्स यहाँ इंडिया में हैं, हिमालयाज़, जहाँ पे अर्थक्वेक के लिए काफ़ी सेंसिटिव जोन है ये। सबडक्शन जोन है, यहाँ पे प्लेट्स आपस में टकराती रहती है, जैसे अफ्रीकन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट है, इंडियन और ये यूरेशियन प्लेट है, तो आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। और 21% जो अर्थक्वेक है वो ये कवर करता है, ये वाला एरिया। नाउ कमिंग टू मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटेंसिटी में जो है वो अर्थक्वेक आपको देखने नहीं मिलेंगे, ये वाला जो पोर्शन है मिड अटलांटिक, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है ना, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जब दूर जा रही हैं तो उतना ज़्यादा, हालांकि एनर्जी रिलीज़ हो रही हैं लेकिन उतना ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं है, तो मॉडरेट लेवल के अर्थक्वेक आपको यहाँ देखने मिलेंगे, राइट। बाकी जो आपका ये वाला पोर्शन है, देखें आप ये वाला, तो यहाँ पे तो आपके ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो यहाँ पे तो अर्थक्वेक की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपके माउंटेन्स है, रॉकीज़, यहाँ पे एंडीज, तो माउंटेन्स में तो काफ़ी सेंसिटिव रहता ही है। नाउ कमिंग टू हज़ार्डस इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, राइट। जैसे आपको पता है स्लोप इंस्टेबिलिटी एंड फेलियर ऑफ लैंडस्लाइड। स्लोप इंस्टेबिलिटी का मतलब है जो आपकी ढलान है वो इंस्टेबल रहेगी, राइट। और मतलब जैसे आप देखते होंगे हिमाचल प्रदेश में अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मेन कॉज तो अभी रेनफॉल है, लेकिन अगर आप मानिए कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, जो ढलान वाला एरिया होगा वो ज़्यादा ससेप्टेबल होगा, राइट। उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो गिरेगा, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होगा, कहने का मतलब है। तो इस तरह की जो चीज़ें हज़ार्डस इफ़ेक्ट अर्थक्वेक के ही हो सकते हैं कि जो स्लोप है वो इनस्टेबल हो सकती है और लैंडस्लाइड हो सकते हैं। ह्यूमन स्ट्रक्चर को डैमेज तो होगा ही होगा, बिल्डिंग्स हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जैसे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनमें डैमेज देखने मिलता है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो सकता है और प्रॉपर्टीज़, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है, जैसे मैंने आपको 2011 वाली सुनामी बताई ना, जावा सुमात्रा में जो आई थी, अर्थक्वेक की वजह से वो आई थी सुनामी। तो सुनामी क्या होता है, जो पानी की जो लहरें होती हैं वो काफ़ी हाइट तक ऊपर उठ जाती हैं और मतलब फिर आपका जो कोस्टल एरिया है मेनली वो काफ़ी वल्नरेबल है सुनामी के केस में। तो ये सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं अर्थक्वेक के आने पे। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। ओके, सो हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या देखा अर्थक्वेक में। इट्स वेरी इजी। सो अर्थक्वेक, जैसे कि मैंने आपको बताया, शेकिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस रेंजिंग फ्रॉम फाइन ट्रेमोर टू वाइल्ड मोशन, और मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मैग्नीट्यूड किस में मेजर करेंगे, रिक्टर स्केल में, राइट। और डिवाइस किसने किया है, एफ रिक्टर ने 1935। इंटेंसिटी किस पे मेजर करेंगे, मर्कली स्केल पे। रेंजिंग स्केल कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, 0 to 9। देन कमिंग टू फोकस, फोकस कहाँ होगा, अर्थ के अंदर, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा और ये अर्थ के अंदर होगा। और एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर जो है आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो आपके अर्थ से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको एपिसेंटर कहेंगे, जहाँ पे अर्थ सरफेस पे जो फर्स्ट जो है आपका सबसे पहली दफ़ा जो है अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया जाएगा। जो वेव्स जनरेट होती है अर्थक्वेक के टाइम को सिस्मिक वेव कहते हैं, और ये सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ में मेजर की जाती हैं, और इसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं।
देन कॉज क्या है अर्थक्वेक का? वोल्केनिक इरप्शन, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, प्लेट टेक्टोनिक, मैन मेड कॉज अर्थक्वेक भी होते हैं। तो ये सारे इसके जो है वो कॉज हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, हमने देखा कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट 65% ऑफ वर्ल्ड के अर्थक्वेक को जो है ये कवर करता है, और इसमें कुछ आइडियल कंडीशंस हमने देखी। देन मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हमने देखा कि जिसको मेडिटेरियन अल्पाइन हिमालयन बेल्ट कहते हैं, तो यहाँ पे भी कोलिजन सबडक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट की वजह से काफ़ी अर्थक्वेक होते हैं, जो कि 21% अर्थक्वेक को कवर करता है। मिडल एंड अटलांटिक रिज हमने देखा, और फिर हजार्डियस इफ़ेक्ट देखें, राइट। तो इसमें जो एक चीज़ और आप ऐड कर सकती हैं वो ये कि इंडिया का जो अपना जो मैप है और उसको प्रैक्टिस करके कि इंडिया कितने 4-5 भागों में जो डिवाइड किया है अर्थक्वेक जोन में, तो उसको एक मैपिंग करके आप खुद से जो है उसको बना सकते हैं कि लीस्ट जो सेंसिटिव एरिया कौन सा है, फिर मोस्ट सेंसिटिव एंड मॉडरेट कौन सा है। तो इसमें और एडिशन हो जाएगा, और हिमालयन वाला जो रीजन है वो आपका इंडिया में भी आप डिवाइड कर सकती हो। हिमालयन रीजन काफ़ी सेंसिटिव है, फिर प्लेन वाला एरिया है और प्लेट्यू वाला एरिया है, इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट अर्थक्वेक। होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।